दिनों बाद आप लोगों से रूबरू हूं। कुछ ऐसे काम में फंस गया था जिसको करना आवश्यक था, इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाया। लेकिन अब वो सारे काम मैंने फिलहाल कर लिए हैं और अब मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लाता रहूंगा जहां पर हम चुनावी चर्चाएं करेंगे और इसके अतिरिक्त देश में जो राजनीतिक माहौल है उसको लेकर क्या है मेरा ओपिनियन, उसके बारे में भी यहां पर बातें होती रहेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दलित समाज में जो आरक्षण व्यवस्था है उसको लेकर जो उपवर्गीकरण किया जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं उन्होंने सबसे पहला काम किया कि दलित समाज में आरक्षण में जो व्यवस्थाएं की गई थी इसमें उपवर्गीकरण को डिक्लेयर कर दिया। कहा कि समाज में जो दलित समुदाय है इसमें कुछ वर्ग ही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, बाकी जो समाज है दलित वर्ग का उनको वो फायदा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो आरक्षण व्यवस्था दलितों को दी गई है उसमें हम 50% जो वंचित दलित ग्रुप हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में 36 जातियां इसमें शामिल की गई। क्योंकि यह सारी बातें उठी कहां से, इसको लेकर डिस्कस करते हैं, फिर राजनीतिक पहलू पर भी आएंगे। हुआ यह कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि आरक्षण का फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। ऐसे में हमें दलित समाज में भी क्रीमी लेयर की अवधारणा लानी पड़ेगी। अच्छा, इसको लेकर पूरे देश में बवाल हुआ। पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया। कई सारी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार को अपना स्टैंड यहां पर दिखाना चाहिए। तब केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम लागू नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, बात आई गई, खत्म हो गई। फिर लगा कि चुनावी चर्चाओं में अब इस उपवर्गीकरण का जो दौर है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी जैसे सरकार बनी हरियाणा में तो फिर से यह राजनीतिक माहौल यहां पर गर्मा गया, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पूरी बात करेंगे आज के वीडियो में। हम यहां पर जानेंगे कि आखिर आरक्षण की व्यवस्था आई कहां से, किस तरीके से इसको स्टार्ट किया गया, क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है और राजनीतिक पहलू वर्तमान समय के क्या हैं। सब चर्चाएं आज की वीडियो में होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। पहले आरक्षण की व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, भारतीय समाज को अगर आप एंशिएंट टाइम से देखेंगे तो यह स्टार्टिंग के समय में जिसे हम कहते थे वर्ण व्यवस्था, उसमें बटा हुआ था। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये 4 व्यवस्थाएं थी। इसमें ब्राह्मण जो है उसका मुख्य कार्य होता था शिक्षा का और जो पूजा पाठ होते इनका कार्य था। वहीं पर क्षत्रियों का काम था देश की सुरक्षा करना और लड़ाइयां लड़ना। वैश्य जो हैं वो बेसिकली काम करते थे ट्रेडिंग के और बाकी किसान ये सब इसमें आते थे। और जो शूद्र समुदाय था वह इन तीनों समुदायों की सेवा किया करता था। अच्छा, उस दौर में याद रखिएगा कि आप जब वर्ण व्यवस्था का पार्ट है तो आप अपने वर्ण को चेंज कर सकते थे। ऋग्वेद में भी इसका एक एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, समय के साथ क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था धीमे धीमे जातीय व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी और यह जातीय व्यवस्था काफी कठोर हुई। अब जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर क्या था कि जातीय व्यवस्था जो थी उसमें आप अपने जाति को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। यह एक अवधारणा वहां पर आई। धीमे धीमे इन जातियों में भी उपजातियां आने लगी और गुप्त काल से वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अच्छा, फिर समय के साथ क्या हुआ, कुछ ऐसे कार्य समाज में थे जिन्हें कि उस दौर का समाज अनटचेबिलिटी अर्थात अछूत टाइप से मानता था और इनके लिए काफी गलत तरह के नियम समाज में लागू थे। कई जगहों पे तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी जो अनटचेबल समुदाय का व्यक्ति है अगर वह कहीं निकल रहा है तो उसे अपने डंडी पर घंटी बांधनी होगी जिससे कि उसकी छाया भी सामने वाले व्यक्ति पर ना पड़ पाए। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही थी। इसको लेकर कई सारे सुधार जो है उस दौर पे हुए और आपने नोटिस किया होगा कई सारे नए धर्म भी इस वजह से आए जहां पर लोगों को इस जाति व्यवस्था से
मुक्त किया गया और उनको वो अधिकार प्रदान किए गए जो अधिकार उनको मानव के रूप में मिलने चाहिए। अच्छा, जब देश का संविधान लिखा गया तो देश के संविधान में आर्टिकल 17 ऐड किया गया, जिसको ऐड किया बी आर अम्बेडकर ने। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बी आर अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और वही आर्टिकल 17 जिसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है और इसे क्रिमिनल ऑफेंस कहा गया है, यह केवल वही कर सकते थे, क्योंकि समाज में जिसने इसे महसूस किया है वही व्यक्ति यह बात कह सकता है कि देश में अनटचेबिलिटी है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसको हमें समाज से खत्म करना होगा और इसे क्रिमिनल ऑफेंस बनाया। अच्छा, संविधान में ही एससी और एसटी के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया कि 10 वर्ष में हम इनको उस लेवल पर लेके आ जाएंगे जहां से यह समाज की मुख्य धारा में आकर और पैरेलल काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यह व्यवस्था लगातार आगे बढ़ती चली गई और वर्तमान समय में भी चल रही है। अब आपने एक और चीज नोटिस की होगी जिसे कहते हैं SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इसका मतलब क्या होता है? कई जगहों पे इकोनॉमिकल वर्ड का भी यूज किया गया है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो कि ना दलित समुदाय से आते हैं और ना आदिवासी समुदाय से आते हैं और वो समाज में वंचित भी हैं। इसको लेकर एक कमीशन बनाया गया जिसे कहते हैं सेकंड SEBC कमीशन। और देसाई जी सरकार उस समय चल रही थी, जनता पार्टी उस समय अपनी सरकार बनाई हुई थी देश में। बीपी मंडल बनाए गए इसके अध्यक्ष और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में पब्लिश करी। और जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को जब तक वह देखते समझते इस पर काम कर तब तक सरकार गिर जाती है और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार बनकर आती। इस सरकार ने क्या काम किया कि बीपी मंडल कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही काम राजीव गांधी ने भी किया। 1989 का दौर आता है। उस दौर पे जब बोफोर्स कांड की वजह से वीपी सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और जनता दल नाम का एक ग्रुप उस दौर पे बना और जिसके वो मेंबर बने। बाद में चल के 1989 के इलेक्शन का जो मेन मोटो था वह था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम लोग लागू करेंगे और इसके माध्यम से SEBC अर्थात सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को हम आरक्षण जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और यह आरक्षण की व्यवस्था 27% हुई कि उसके पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 23% का आरक्षण मिला करता था। इसको लेकर यह चीजें आई और 1990 में SEBC अर्थात जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वह लागू हो गई और सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई। इसको लेकर दिक्कतें आई। तब 1992 में इंदिरा साहनी केस होता है और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया क्रीमी लेयर का। अब क्रीमी लेयर का सिद्धांत ये हुआ कि जो SEBC है इस आरक्षण को तो वैलिड कहा गया कि यह आरक्षण सही व्यवस्था है, लेकिन उस समाज का हर एक व्यक्ति वंचित नहीं है। ऐसे में क्या किया गया कि इसमें एक ग्रुप बना दिया क्रीमी लेयर का सिद्धांत कि जो क्रीमी लेयर में आने वाले व्यक्ति हैं इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और बाकी लोगों को आरक्षण का लाभ यहां पर मिलता रहेगा। अच्छा, यह व्यवस्था ओबीसी वर्ग के लिए यहां पर निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गए थे तो कई सारे ऐसे वर्ग जो कि अभी आरक्षण का फायदा उठाए थे उन्होंने अपने समाज का अपलिफ्टमेंट काफी कर लिया था। इसको लेकर दलित समाज में भी ये चीज देखी गई कि कई सारे ऐसे उपवर्ग हैं जिनको अभी भी आरक्षण का सही फायदा नहीं मिला हुआ था। इस बात को लेकर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलित समाज में भी अब जो उनको आरक्षण व्यवस्था दी गई है इसमें उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, यह व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए और राज्य को अधिकार दिया कि वह अपने अनुसार अपने समाज जो वहां की सोसाइटी है उस सोसाइटी में वो दलित उपवर्गीकरण को सही तरीके से देखें। यह तो था पूरा जो यहाँ पर हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखा क्रिया है यह कैसे हुई। अब इसको लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा। अब इसमें मायावती जी हैं, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जी हैं और भी कई सारी पार्टियां जो कि इसके विरोध में आई। उन्होंने कहा कि दलित समाज को बांटने का यह पूरा कार्य किया जा रहा है। अब यहीं से राजनीति शुरू होती है। अब राजनीति की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि भाजपा ने इस मुद्दे को 2009-2014 में भी उठाया था, पर बात यह है कि उन्होंने इस मुद्दे को लागू नहीं किया। लेकिन जब 2024 में उनको मैंडेट मिला तो इस मैंडेट के आधार पर उन्होंने दलित उपवर्गीकरण को यहां पर लागू करवा दिया। महाराष्ट्र को लेकर समझते कि भाजपा वहां पर कैसे इसको लेकर चल रही है। याद रखिएगा, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया उस समय नीतीश कुमार, MK स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, इसके अलावा कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार, तेलंगाना की सरकार, इन सभी सरकार ने कहा कि दलित उपवर्गीकरण को हमें लागू करना चाहिए। अच्छा, यह लोग वेट कर रहे थे कि देखते हैं भाजपा कैसा स्टैंड लेती है इसमें। तो भाजपा ने क्या किया, एक यहां पर नोटिस जारी कर दिया, कहा कि हम इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। अब चूंकि माहौल ऐसा बना हुआ था तो अब इसको लेकर समाज में
डिस्कशन चालू हुआ। लेकिन हरियाणा में सरकार बनने के साथ बीजेपी को पता चला कि दलित उपवर्गीकरण अगर किया जाएगा तो उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। इसको लेकर महाराष्ट्र में भी अब यह बातें उठा दी गई हैं। अब महाराष्ट्र में देखिए, चूंकि दो गुट हैं, एक महायुति और एक महाविकास अघाड़ी, जहां पर महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप शामिल है। वहीं पर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार जो है वो शामिल हैं। अब इसको लेकर वहां पर राजनीति क्या हो रही है, देखिए वहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर ने जो 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो महार समुदाय से वह आते थे और धीमे धीमे महार समुदाय बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगर हम महाराष्ट्र में दलित समुदाय को देखें तो वहां पे महार समुदाय की पॉपुलेशन नियर अबाउट 65 लाख के आसपास है। वहीं पर मातंग समुदाय जो है उसकी पॉपुलेशन 40 लाख के अप्रोक्सीमेटली है और जाटों की 15 लाख के अप्रोक्सीमेटली है। एक तरीके से आप देखेंगे दोनों ग्रुप बराबर है। लेकिन जब आपने देखा कि समाज में क्या इनकी स्थिति है, तो आरक्षण का अधिकतर लाभ जो है वो महार समुदाय ने वहां पर लिया हुआ है। ऐसे में मातंग समुदाय और जाटा समुदाय लगातार वहां पर इस चीज का विरोध कर रहे थे कि हमें भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जो दलित आरक्षण की व्यवस्था है इसमें उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। अच्छा, यह बात अब बीजेपी को समझ में आई है कि अगर वहां पर सरकार बनाना है तो आपको इसका वादा करना पड़ेगा। हरियाणा में उन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसको एज अ एग्जाम्पल वो महाराष्ट्र में लेके चल रहे हैं। तो अब कांग्रेस इसको कैसे डील करेगी? तो राहुल गांधी ने यहां पर एक बात कही, जितनी आबादी उतना हक वह लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने यहां पर एक तरीके से, क्योंकि राजनीति इधर भी चल रही है भारत में, वह है कि हम देश में जिसके पास जितनी आबादी उतना अधिकार उसको देने की बात कहेंगे, आरक्षण व्यवस्था की सीमा को हम बढ़ाने की बात कहेंगे। अब चूंकि कांग्रेस की दो सरकारें जो दलित आरक्षण में उपवर्गीकरण है इसका सपोर्ट कर रही हैं, वहीं पर आप देखोगे कि महाराष्ट्र में वो इसका अपोज करते दिखाई देंगे, क्योंकि यहां पर बीजेपी इसका सपोर्ट कर रही है। एक्चुअली बात यही है कि आरक्षण की व्यवस्था भारत में एक ऐसा मुद्दा है जहां पर हम यह कह सकते हैं कि जिस राजनीतिक पार्टी को जितना लाभ आरक्षण की व्यवस्था से मिल रहा है वह उसके अनुसार ही आरक्षण व्यवस्था को लेकर बात करता है। हो सकता है कि किसी स्टेट में कोई पार्टी आरक्षण का विरोध करते आपको दिखाई दे और किसी और राज्य में वह पार्टी आरक्षण को सपोर्ट करते दिखाई दे। यह सारी बातें केवल राजनीतिक हैं। लेकिन यहां पर अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप देश में जितने भी समाज रह रहे हैं, उन समाज को अगर आपको मुख्य धारा में लाना है तो आपको एक तरीके से उनके लिए काम करने की आवश्यकता होगी। सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और खासकर अपॉर्चुनिटी का राइट सबका एक बराबर का होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।